हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अपना टॉपिक चल रहा था। तो पिछली क्लास में अपन ने जो रिजिड रोटेटर है उनके लिए रोटेशनल लेवल की एनर्जी कैलकुलेट की। आज अपन उसी का जो पोर्शन है वो आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें आइसोटोप इफेक्ट। दैट मीन्स मेरा मीनिंग्स ये होगा कि मान लीजिए कोई रिजिड रोटेटर है, कोई रिजिड रोटेटर है HCl का, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से। और उसमें क्या किया अपन ने, उसमें क्या किया, हाइड्रोजन को अपन रिप्लेस करते हैं उसके किसी आइसोटोप से। अब वो आइसोटोप, या फिर मैं बात करूं क्लोरीन को अपन रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे इसके आइसोटोप से। अब मेरा आइसोटोप इफेक्ट से मीनिंग ये होगा कि जरूरी नहीं है अपन हेवियर आइसोटोप से ही रिप्लेस करें। मान लीजिए अपना डायटोमिक मॉलिक्यूल है DCl, ठीक है, और मैं इस डी को रिप्लेस करता हूँ H से। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम तो क्या हेवियर है, भारी है अपना, और हाइड्रोजन क्या है, भारी नहीं है, ठीक है। तो मीनिंग्स मेरा ये है कि चाहे तो आप हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस करो, या फिर ड्यूटेरियम को हाइड्रोजन से रिप्लेस करो। तो होगा क्या, अपना जो जो एनर्जी लेवल्स आएंगे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में, उनमें क्या चेंज होगा, ठीक है। और इसके बेस अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपने को ये देखना है, ठीक है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज से अपन कर लेंगे कौन सा जो आइसोटोप है वो चेंज हुआ है, ठीक है। चलिए तो, हाँ जी, अपन ने एक चीज देखी थी, जो रिजिड रोटेटर के लिए जो डेल्टा ई, जो पोजीशन है, पोजीशन पोजीशन ऑफ रोटेशनल लाइन, पोजीशन ऑफ रोटेशन लाइन, डेल्टा ई। मतलब ये अपन देखे थे। एक अपन और चीज देखते हैं कि जो रोटेशनल लेवल की जो एनर्जी है EJ, वो क्या होती है अपनी BJ J+1। ओके, यही होती है। तो देखिए जो एनर्जी है, ठीक है, रोटेशनल लेवल मान लीजिए 1 है, ठीक है, या फिर रोटेशनल लेवल 2 है। तो इनका जो बीच का डिफरेंस है, ठीक है, डेल्टा ही अपन उसको बोल देंगे। वो क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, बी के प्रोपोर्शनल होता है। बी के प्रोपोर्शनल होता है, रोटेशनल कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। और बी किसके प्रोपोर्शनल होता है, बी अगर मैं देखूं तो बी अपना क्या होता है। देखिए अपन स्टार्टिंग में अपन इस चीज को देख के आए हैं कि जो बी है अपना, हाँ जी, बी इज इक्वल टू अपन क्या मान के है, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, ठीक है। आई अपन मान सकते हैं सी, आई सी मान लीजिए सेंटीमीटर इनवर्स में है, ठीक है। या फिर बी इज इक्वल टू H² एट 8 पाई स्क्वायर आई, ये अपना जूल में वैल्यू हो जाती है। तो बी और आई में क्या रिलेशनशिप होगी, देखिए बी और आई क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक अपन और देखते हैं इसमें, जो आई होता है अपना, ये क्या होता है, MR² ठीक है। मतलब जो आई है वही अपना क्या है, M मास। और मास को अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, रिड्यूस्ड मास से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रिड्यूस्ड मास में भी यही चीजें तो आती है। बताओ, कहीं कोई दिक्कत है। चलिए तो, हाँ जी, क्या देख रहे हैं अपन, ये अपन डाटाज देख रहे हैं। चलिए तो इसको मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दूं म्यू के। अपने को कहानी ये क्लियर होनी चाहिए, कहानी अपने को यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए कि जो पोजीशन होती है रोटेशनल लाइन की, या फिर बात करूं किसकी, अपन जो रोटेशनल लेवल है उनकी एनर्जी की बात करूं, ठीक है, रोटेशनल लेवल की एनर्जी की बात करूं, तो वो प्रोपोर्शनल किसके होगी, वो प्रोपोर्शनल बी के होगी रोटेशनल कांस्टेंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई के होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिड्यूस मास के होगी। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं, देखिए सीधी सी अपन एक बात करते हैं, एक सीधी सी अपन बात करते हैं। सपोज कीजिए अपन ने क्या किया, हाँ जी, सपोज कीजिए अपन ने क्या किया, HCl का, HCl का डायटोमिक मॉलिक्यूल सा, और उसको अपन ने DCl, डी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो H से और D में आने में क्या होता है, यहाँ पे रेड्यूस मास है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रेड्यूस मास इंक्रीज होगा ड्यूटेरियम का, मॉलिकुलर जो इसका जो मास होता है ड्यूटेरियम का, एटॉमिक मास होता है वो 2 होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो रिड्यूस मास इंक्रीज होता है, तो रिड्यूस मास इंक्रीज होता है, तो इसका जो आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी क्या होता है,
इंक्रीज होता है। और अगर आई इंक्रीज होता है तो जो रोटेशनल कांस्टेंट है एंड डेल्टा ई है एंड जो रोटेशनल लेवल की एनर्जी है, ये तीनों वैल्यूज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बस केवल इतना अपने को जानना है। और यही बात मान लीजिए डीसीएल का जो एटॉमिक डायटोमिक जो वो था अपना रोटेटर था, उसको मैं एचसीएल से रिप्लेस करता हूँ, तो उसमें क्या हो जाता है, अपने म्यू की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो आप लिख सकते हैं इसे। चलिए मैं आपको लिखवा देता हूं ये सारी बातें। लिखिए व्हेन एन एटम ऑफ ए डाइएटोमिक मॉलिक्यूल replaced by replaced by replaced by a heavier आइसोटोप लिख देते हैं, ठीक है। हेवियर आइसोटोप से जब रिप्लेस करते हैं किसी डाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स को, देन 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 द reduced mass as well as moment of inertia I increased होंगे and and due to this value the rotational constant B comma delta E position of rotational line and रोटेशनल लेवल की एनर्जी, ये क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं रोटेशनल लाइन की बात करूं, पोजीशन की बात करूं, तो दो पोजीशन अपने को मिलेगी, जैसे डेल्टा ई डैश डेल्टा ई, ये क्या होगा अपना बी डैश अपॉन बी, ये फॉर्मूला यूज करना है अपने को न्यूमेरिकल्स में, इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू डैश इज इक्वल टू आई अपॉन आई डैश। क्लियर है यहाँ तक मामला? ओके। डैश यहाँ पे क्या है, जो आइसोटोप अपन चेंज कर रहे हैं, जो रिप्लेस कर रहे हैं वो है, तो ई प्रोपोर्शनल बी के होता है, आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो समझ गए होंगे बात आपको। अगर मान लीजिए अपना एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल मान लीजिए अपना ये कहता है HCl का डायटोमिक मॉलिक्यूल्स था और उसको रिप्लेस कर दिया अपन ने DCl से रिप्लेस कर दिया। ओके, DCl से अपना रिप्लेस कर रहे हैं, तो जो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा ई, अगर मैं यहाँ पे DCl लिखूं तो डेल्टा ई HCl और B वैल्यू किसकी होगी, DCl की, और B वैल्यू HCl की, इज इक्वल टू आई वैल्यू किसकी हो जाएगी, HCl की अपॉन आई वैल्यू DCl की, और जो रेड्यूस मास है वो भी किसका हो जाएगा, अपना HCl का, और अपन रेड्यूस मास DCl का। ठीक है। और इन सबके डाटाज अगर आपसे कोई पूछे कि जो पोजीशन, जो रोटेशनल लाइन के पोजीशन है, उनका डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है, तो वो भी आप एग्जैक्टली ध्यान रख सकते हैं, वो आएगा 1.9। ये डाटाज भी आप ध्यान रख सकते हैं, सीधा सीधा अपने को पूछ लिया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करते हैं अपन। क्वेश्चन है अपना, द फर्स्ट rotational line of HCl molecule is appear at 10.2 सेंटीमीटर इनवर्स। HCl मॉलिक्यूल्स की फर्स्ट रोटेशनल लाइन 10.2 सेंटीमीटर इनवर्स पे अपने को मिलती है। देन दे क्या करेंगे अपन, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेम लाइन फॉर DCl मॉलिक्यूल विल बी, DCl मॉलिक्यूल्स के लिए फर्स्ट रोटेशनल लाइन अपने को कहां पे मिलेगी। दूसरा रोटेशनल कांस्टेंट फॉर
DCl मॉलिक्यूल। और तीसरा अगर मैं बात करूं, 0 पॉइंट एनर्जी फॉर DCl मॉलिक्यूल्स। तो देखिए तीसरे का आंसर तो अपने को मिल गया, क्योंकि मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी, रिजिड रोटेटर हो नॉन रिजिड रोटेटर हो, 0 पॉइंट एनर्जी तो क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। अब मैं क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड की बात करता हूं। तो देखिए सॉल्यूशन, अपन एक चीज जानते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई DCl अपॉन डेल्टा ई HCl इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है अपना, म्यू HCl अपॉन म्यू DCl। ये अपन जानते हैं। तो HCl का म्यू अपने को पता है, हाँ जी, HCl का म्यू अपने को पता है, और DCl, और इसका डिफरेंस भी अपने को पता है 1.9 होता है। क्लियर है। यहां से देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं, डेल्टा ई DCl और डेल्टा ई HCl, या फिर इसको मैं, सॉरी 1.9 होता है ये, एक मिनट गलत तो नहीं, यस 1.9 है, इसको करेक्शन कर लीजिए आप। 1.9 इज इक्वल टू, हाँ जी, फर्स्ट रोटेशनल लाइन, फर्स्ट रोटेशनल लाइन ये अपनी क्या है, 10 पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या है अपनी, फर्स्ट रोटेशनल लाइन HCl के लिए अपने को दे रखी है 10.2। ओके, 10.2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 1.94, इसको आप सॉल्व कर दो, अपना मामला सेट हो जाएगा। इसको अपन सॉल्व कर देंगे। देखिए कंप्लीट जो इक्वेशन है, यहाँ पे आइए आप, इस क्वेश्चन पे आइए, ठीक है, इस क्वेश्चन पे आइए। आपको आपको दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, 10.2 सेंटीमीटर इनवर्स फर्स्ट रोटेशनल लाइन, ठीक है। कितने पे दे रखी है अपने को, 10.2 दे रखी है। तो अपन ये जानते हैं कि जो डिफरेंस होता है फर्स्ट रोटेशनल लाइन की, जो एनर्जी होती है वो कितनी आती है अपने को, 2b, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10.2 दे रखी है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.1। क्लियर अपना दूसरा क्वेश्चन, शायद कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। रोटेशनल कांस्टेंट फॉर, सॉरी यहाँ पे अपन ने तो रोटेशनल कांस्टेंट किसके लिए निकाला है, HCl के लिए निकाला है, ठीक है। किसके लिए निकाला, HCl के लिए निकाला है। अब रोटेशनल कांस्टेंट अपन DCl के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना BDCl अपॉन BHCl इज इक्वल टू, या फिर इसको मैं अगर सीधा ही लिखूं, BDCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, BHCl अपॉन 1.9 हो जाएगा, ठीक है। और BHCl अपने को कितना दे रखा है, 5.1, और ये हो जाएगा 1.9। ये आप सोल्व कर लेना, अपना आ जाएगा मामला यहाँ तक दूसरा क्वेश्चन में। और थर्ड अपन जानते हैं 0 पॉइंट एनर्जी 10.2 होती है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, देखिए अगर ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। अपने को ये डाटा काम में लेने हैं, ये डाटा अपने को काम में लेने हैं। ओके, यहां से डेल्टा ई DCl की बात करता हूं, डेल्टा ई DCl की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1.9 इंटू डेल्टा ई HCl, ये हो जाएगा 1.9 इंटू डेल्टा ई HCl। और डेल्टा ई HCl क्या होता है अपना, 10.2 अपने को दे रखा है, और ये हो जाएगा 1.9। क्या यही लिखा है अपन ने, ठीक है, यही लिखा है। ओके, देखिए इसको थोड़ा सा आप डायरेक्ट नहीं लिख के आप इस तरह से समझ लो, शायद अब तो परेशानी नहीं है। फर्स्ट हो गया अपना, सेकंड हो गया, और थर्ड अपने को पता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अपने आएंगे सॉल्व करने अपने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट अपना,
what is the change in rotational constant when one of hydrogen is replaced by deuterium atom in H2 molecules. देखिए तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है B/4, सेकंड ऑप्शन दे रखा है अपने को 3B/4, थर्ड ऑप्शन दे रखा है B/2 एंड चौथा क्या है, नो चेंज। क्वेश्चन को समझना पहले। अगर H2 मॉलिक्यूल्स में मैं एक हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ जाए तो उसके रोटेशनल कांस्टेंट में क्या इफेक्ट होगा। देखिए कई बार तो अपन रोटेशनल कांस्टेंट को देखते ही अपन ये कर जाते हैं कि रोटेशनल कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, चाहे कोई भी आइसोटोप चेंज किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए अपन क्या चीज जानते हैं, अपन एक चीज जानते हैं। देखिए रोटेशनल कांस्टेंट HD का रोटेशनल कांस्टेंट अपॉन HH का इज इक्वल टू क्या होता है। अपने को कुछ भी नहीं दे रखा, मास तो अपन जानते ही है सबका, तो मास HH अपॉन रेड्यूस्ड मास HD। HH का रेड्यूस्ड मास कितना होगा, ठीक है, तो म्यू HH इज इक्वल टू यही होता अपना M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1/2 लिख दूं इसको मैं, तो 1 1 1 + 1, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। इतनी चीजें तो जानते ही हैं। और रिड्यूस्ड मास HD का, क्योंकि एक हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ गया ना, तो रिड्यूस्ड मास चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, देखिए कितना चेंज हो रहा है, ये आ जाएगा M1 1/2 और 1 + 2, तो ये हो जाएगा अपना 2/3। तो रिड्यूस्ड मास HD का कितना है, 2/3, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं BHD अपॉन BHH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू H अपना क्या है 1/2 अपॉन HD करते हैं, म्यू HD ये कितना है 2/3, तो इसको मैं कैसे लिख दूं 3/2, तो ये क्या हो जाएगा अपना 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, देखिए BHD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 इंटू BHH। क्लियर है क्या मेरी बात भाई। HH का रोटेशनल कांस्टेंट B है, तो BHD का कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा अपना, B आंसर आएगा। ये तो सिंपल से लॉजिक अपने को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द चेंज इन रोटेशनल कांस्टेंट। फिर से रोटेशनल कांस्टेंट में अपने को पूछा है when H2 is replaced H2 is replaced by ड्यूटेरियम एटम। ओके, H2 एक कंप्लीटली ड्यूटेरियम से चेंज कर दिया। देखिए म्यू HH कितना है अपना 1/2, तो म्यू DD कितना हो जाएगा, M1 M2 अपॉन M1 + M2। ये अपन ने पहले भी कैलकुलेट किया है अभी पिछले वाले केस में, तो ये जगह 2 × 2 अपॉन 4, तो 4/4 इंटू मतलब 1 आ जाएगा। अपन क्या देख रहे हैं, B सॉल्यूशन में B DD अपॉन BHH, यही अपना B DD अपॉन BHH, तो म्यू HH अपॉन म्यू DD, दोनों H2 को ही रिप्लेस कर दिया D2 से, ये लिख लो आप तो, ठीक है। तो म्यू HH कितना अपना 1/2 और म्यू DD 1 है, तो 1/2 आ जाएगा। और अपन भी लिखा देंगे रोटेशनल कांस्टेंट DD का, तो ये आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा B/2। ये BHH का है, B/2 आ जाएगा। क्लियर है, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। तो क्या हो रहा है कि ड्यू टू आइसोटोप इफेक्ट द एनर्जी गैप
बिटवीन रोटेशनल लाइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहां से जो रोटेशनल कांस्टेंट है बी की वैल्यू वो भी चेंज है। देखिए जो एनर्जी लेवल है अपना 2b आया था, ठीक है, किस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, बी जे प्लस वन फॉर्मूले से। ओके, यही बात है। और टू के लिए अपना कितना आ जाएगा, टू के लिए अपना कितना आ जाएगा, 6b आ जाएगा, निकाला था अपन ने J2। थ्री के लिए कितना आ जाएगा, 12b आ जाएगा। ओके, इस तरह से अपन निकालते हैं। तो देखिए एनर्जी लेवल्स में, रोटेशनल लेवल की एनर्जी लेवल में बी का भी रोल होता है, बी का भी रोल होता है। और जब बी की वैल्यू चेंज होती है आइसोटोप इफेक्ट से, तो जो एनर्जी गैप है रोटेशनल लाइन के बीच का वो भी चेंज होगा। अगर हेवियर आइसोटोप है तो एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही तो बात देख रहे हैं अपन, देखिए यही तो लिखा अपन ने। अगर हेवियर आइसोटोप है तो बी की जो वैल्यू है डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है मुद्दा, ध्यान रहेगी ये बातें। क्या बोला मैंने, ड्यू टू आइसोटोप इफेक्ट द एनर्जी गैप ऑफ रोटेशनल लेवल लाइन, रोटेशनल लाइंस चेंज, चेंज हो जाएगी ड्यू टू वैल्यू ऑफ बी चेंज, बी वैल्यू भी चेंज हो रही है, इस वजह से ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है लेकिन नॉन रिजिड रोटेटर है। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एज नॉन रिजिड रोटेटर। देखिए बात तो ये कि अपन किसी भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जब अपन रोटेशन करवाते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन करवाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ रोटेशन अपन करवाते हैं, ठीक है, तो वो रिजिड नहीं रह पाता है, क्या हो जाता है, नॉन रिजिड हो जाता है, क्योंकि उसकी जो नेचर होती है वो अपन इलास्टिक नेचर अपन देखते हैं। आप तो खुद देखो कि अपन किसी भी मॉलिक्यूल्स को अपन बार बार घुमाते हैं तो उनका जो लेंथ है, मॉलिक्यूल्स की जो लेंथ है, या फिर मैं बोलूं कि सेंटर ऑफ मास है, वो भी चेंज होगा अपना, ठीक है। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बॉन्डिंग टूट जाएगी। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ओरिजिनली अपन बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नॉन रिजिड होता है, नॉन रिजिड रोटेटर, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एज नॉन रिजिड रोटर, ठीक है। अपन ने देख लिया कि एक्सपेरिमेंटली क्या है, एक्सपेरिमेंटली अपन देख रहे हैं कोई भी दो लाइंस, कोई भी दो लाइंस का जो सेपरेशन है, मतलब सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट टू लाइंस डिक्रीज होती है, क्योंकि अपन ये देख रहे हैं जे वैल्यूज या फिर रोटेशनल लेवल वो अपन बढ़ाते हैं, इसी वजह से डिक्रीज होती है एडजेसेंट लाइन की। और जो बी वैल्यूज है वो एक्चुअली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, जो बी है रोटेशनल कांस्टेंट है अपना, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए कभी भी कंप्लीटली रिजिड नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे जैसे रोटेशन अपन करेंगे वो सेंटर मास है या फिर जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। एक अपन बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, उसकी वजह से ऐसा अपन देख पाते हैं। तो सिंपली देखिए आप तो ये चीज ध्यान रखिए कि अपन ने जो रिजिड रोटेटर के लिए जो एनर्जी लेवल्स देखे थे, रोटेशनल लेवल की जो एनर्जी देखी थी ई जे इज इक्वल टू 2bj+1, bj+1 देखा अपन ने, ठीक है, bj+1 अपन ने एनर्जी लेवल की एनर्जी निकाली। और यहाँ पे जो नॉन रिजिड रोटेटर है तो उसके लिए जो एनर्जी लेवल्स होंगे रोटेशनल लेवल के, ये क्या होंगे, bj+1 तो होगा ही होगा, और इसमें से कुछ वैल्यूज वो घट जाएगी, वो होती है अपनी bj² j+1²। ये अपने को फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अपन नॉन रिजिड रोटेटर के लिए जो एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे, रोटेशनल लेवल की एनर्जी लेवल की, उसको अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे।
जहां पे देखिए बाकी चीजें सेम है, जे एनर्जी लेवल अपने रोटेशनल लेवल है, और जो डी है अपना डी क्या है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। डी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। डिस्टॉर्शन कांस्टेंट कई बार यहां से न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता है, जो डी की वैल्यू है वो अपने को कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो फॉर्मूला ध्यान रखना अपना, 4b क्यूब म्यू स्क्वायर, 4b क्यूब म्यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने को जो रोटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे देंगे, फ्रीक्वेंसी अपने को दे देंगे, डी अपने को पता करवा लेंगे, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट की वैल्यू अपने को पता करवा लेंगे। ध्यान रखना, ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये अपने एनर्जी निकाल ली। अब बात करता हूं मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए सिलेक्शन रूल। वही सिलेक्शन रूल होगा जो अपन रिजिड रोटेटर के लिए निकालते हैं, तो नॉन रिजिड रोटर के लिए भी वही सिलेक्शन रूल होगा। देखिए अपन सिंपली वैसे इसको शॉर्ट में अपन कर रहे हैं। सिलेक्शन रूल वही हो जाएगा अपना, डेल्टा जी इज इक्वल टू +-1। ओके, अब जो ट्रांजिशन एनर्जी है उसकी अपन बात कर लेते हैं। ट्रांजिशन एनर्जी फॉर, या फिर अपन बोल सकता हूं इसको पोजीशन, पोजीशन पोजीशन ऑफ रोटेशनल लाइन। देखिए मैं बात कर रहा हूं रोटेशनल लेवल जे से ट्रांजिशन हो रहा है J+1 में, क्लियर है। तो जो अपनी ट्रांजिशन एनर्जी होगी डेल्टा ई, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अपनी J+1 माइनस EJ। यही होता है, EJ अपन निकाल चुके कितना अपना, ये ध्यान रखना। और J+1 जहां पे भी J की वैल्यू है वहां पे J+1 रखना, जैसा अपन ने रिजिड रोटेटर के लिए बताया था। यहाँ पे J की वैल्यू तो J+1 रख दो, यहाँ पे J+1 रख दो, यहाँ पे J+1 रख दो, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कर दो। इन दोनों का जब अपन डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का जब अपन डिफरेंस करेंगे तो अपने को जो वैल्यू मिलेगी डेल्टा ए की, वो मिलेगी 2b J+1। ओके, सेम इतना तो वही चल रहा है, फिर -4d J+1 क्यूब। ये अपने को कंप्लीटली इसकी वैल्यू मिलेगी जब ट्रांजिशन अपन J से J+1 में करवा रहे हैं। क्लियर है बात यहां तक? चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए, और J+1 को अपन एक चीज बोल के आए हैं पीछे, क्या बोल के आए हैं, m बोल के आए हैं। m इज इक्वल टू क्या अपना J+1। क्लियर है बात? कल का एक न्यूमेरिकल किया था अपन ने। हाँ जी, क्या बोला था मैंने कि अगर m क्या होती है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, m क्या होती है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होती है, देन द पोजीशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, पोजीशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है J+1। अपन 2bm से उसको रिप्रेजेंट करते थे। अरे करते थे, कल अपन ने क्या किया था, इसको 2bm नहीं लिखा था क्या? अगर m क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो अपन पोजीशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 2bm। तो J+1 जहां पे m क्या था, m क्या था, J+1 था, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही है अपना, कहानी क्या है जरा देखिए, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2bm माइनस 4dm क्यूब। ये भी J+1 है, m लिख लिया। अब मैं बात करता हूं, ये अपना कॉमन एक फॉर्मूला हो गया। अगर बात करें अपन फर्स्ट रोटेशनल लाइन की बात करूं, फर्स्ट रोटेशनल लाइन के लिए अपना पोजीशन ऑफ रोटेशनल लाइन क्या होगी, या फिर ट्रांजिशन एनर्जी क्या होगी, तो डेल्टा ई 1 इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट रोटेशनल लाइन कौन सी होगी अपनी, फर्स्ट रोटेशनल लाइन क्या हो जाएगी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। मैं लिख दूं शॉर्टली m की वैल्यू
1, क्योंकि क्या होता है, m की वैल्यू होती है j+1 और फर्स्ट रोटेशनल लाइन के लिए j की वैल्यू क्या होती है 0, तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसके लिए क्या आ जाएगा अपना 2b माइनस 4d, ये एनर्जी आएगी फर्स्ट रोटेशनल लाइन की। समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में और क्लियर। दूसरा अगर मैं बात करूं सेकंड रोटेशनल लाइन की, या सेकंड रोटेशनल लाइन बोल दूं, ठीक है, या फिर मैं बोल दूं फर्स्ट ट्रांजिशन एनर्जी, ठीक है, दोनों का मीनिंग्स यही है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे j की वैल्यू क्या है 1 है, j की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा डेल्टा E2 इज इक्वल टू 4b माइनस डी। क्या क्लियर है? ओके, क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अपन 2 और यहाँ पे भी 2 रख देंगे, तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 4 32 डी वैल्यू, ठीक है। और मैं इसी तरह से बात करूं कि थर्ड रोटेशनल लाइन की बात करें, तो डेल्टा E3 इज इक्वल टू, ये अपना हो जाएगा 6p माइनस 108t। देखिए रिजिड रोटेटर में अपन ने क्या सीखा था, फर्स्ट रोटेशनल लाइन क्या आई थी अपनी 2b आई थी, सेकेंड रोटेशनल लाइन 4b, थर्ड रोटेशनल लाइन क्या आई थी 6b आई थी, क्या यही थी? क्लियर है? 2bj+1 फॉर्मूले से करते हैं अपन, ठीक है। जब ट्रांजिशन 0 से 1 2 3 ऐसे करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, ओके। और यहाँ पे डिफरेंस है, -4d का है, दूसरी रोटेशनल लाइन में -32d का है, और इसमें -108d का है। क्लियर है बात? चलिए चलते हैं आगे। अब मैं आपसे ये पूछूं कि जो 0 पॉइंट एनर्जी है, 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब J की वैल्यू 0, अगर J की वैल्यू 0 की बात करता हूं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट रोटेशनल लाइन ही बोलेंगे। J की वैल्यू 0 की बात करते हैं तो उनको अपन क्या बोल देंगे, फर्स्ट रोटेशनल लाइन बोल देंगे। क्लियर है मेरी बात से? और J की वैल्यू अगर 1 है तो सेकंड रोटेशनल लाइन, या फिर इसको बोल दूंगा फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लाइन। और अगर J की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 2 है, तो इसको थर्ड रोटेशनल लाइन बोल दूंगा। एंड थर्ड रोटेशनल लाइन बोल देंगे अपन इसको, और क्या बोल देंगे, फोर्थ रोटेशनल एनर्जी लेवल। देखिए आपको अगर कंफ्यूज है, वापस मैं आपको, शायद मेरे बोलने में भी कहीं कोई दिक्कत होगी, वापस सुनना आप ध्यान। J की वैल्यू कितनी है 0, फर्स्ट के लिए J की वैल्यू 0 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट रोटेशनल लाइन, ओके है, या फिर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड लेवल स्टेट बोल सकते हैं, या फिर 0 पॉइंट एनर्जी, या फिर क्या बोल देंगे 0 पॉइंट एनर्जी बोल देंगे। क्लियर है मुद्दा? दूसरी बात, J की वैल्यू 1, तो इसको बोल देंगे सेकेंड रोटेशनल लाइन, या फिर फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल। और अगर J की वैल्यू 2 है तो सेकेंड, J की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे थर्ड रोटेशनल लाइन, एंड इसको अपन क्या बोल देंगे, थर्ड रोटेशनल लाइन को अपन क्या बोल देंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है मुद्दा? चलिए, जैसा अपन ने रिजिड रोटेटर के लिए देखा था, सेम वही बातें हैं, कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। चलिए, देख चुके अपन एनर्जी। अभी क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। देखिए क्वेश्चन है अपना, द स्पेक्ट्रल लाइन, सॉरी, द फर्स्ट थ्री consecutive lines, the first three consecutive line of a diatomic molecule are observed at 4.544,
ओके है, हाँ जी, कोमा 101.335 एंड 118.11 सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे दे दिया अपन ने रेस्पेक्टिवली। आपको दे रखा फर्स्ट 3 कॉन्जुगेटेड लाइंस, मतलब फर्स्ट लाइन कितने पे आ रही है अपनी 84.54 पे, दूसरी लाइन 101.335 पे, एंड तीसरी लाइन अपने को मिल रही है 118.11 पे मिल रही है। आपको क्या चीज कैलकुलेट करनी है, डिटरमाइन, सबसे पहले अपन यहां पे कैलकुलेट करेंगे रोटेशनल कांस्टेंट। आप निकाल दो। दूसरी बात निकाल देंगे अपन सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, डी की वैल्यू, और थर्ड वैल्यू निकालना चाहे तो अपन निकाल देंगे एनर्जी ऑफ थर्ड रोटेशनल लेवल। ठीक है, चलिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अपने को आ जाता है, आपको क्या दे रखा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, इनकी एनर्जी अपने को पता है। फर्स्ट लाइन की एनर्जी क्या होती है, 2b माइनस 4d इज इक्वल टू क्या बन रहा है अपना 84.544। ओके, सेकंड लाइन अपनी है, सेकंड लाइन, हाँ जी, अभी अपन ने निकाला है 4b माइनस 32d इज इक्वल टू 101.355, 335 मान लो, जो भी आपको दे रखा 335, ठीक है चलेगा, 335 ये आपको दे रखा है। क्या मैं यहां से बी और डी की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 2 से। देखिए एक डाटा सेम रख लो आप, 4 भी है तो 2 से मल्टीप्लाई अपन ने कर दिया, ठीक है, इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 अपनी क्या आ गई, 4b माइनस 8d, ओके, 4b माइनस 8d इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 84 है 0.5 मान लो आप, तो आ जाएगा 169.5, ठीक है। और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 4b माइनस 32d इज इक्वल टू 10135। अब क्या करेंगे अपन, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, मैथमेटिक्स पढ़ के आए अपन, तो ये कितना आ जाएगा अपना 32 में माइनस 8 गया अपना, ये अपने को मिल जाएगा, हाँ जी, 24d इज इक्वल टू 169 में 101.35 निकालते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा अपना, हाँ जी, 87 मान लो, ठीक है, 76.7, ठीक है, लमसम चलेगा इतना। अब डी यहां से अपन निकाल लेंगे तो 76.7 अपॉन 24, ये डी की वैल्यू आ जाएगी। भाई अपने को कुछ भी नहीं पता, इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं बात करता हूँ रोटेशनल कांस्टेंट की, ठीक है। रोटेशनल कांस्टेंट के लिए अपन क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में डी की वैल्यू रख देंगे। मान लीजिए इक्वेशन यही है, क्या अपनी 2b माइनस 4d इज इक्वल टू एट 4.5, इसमें डी की वैल्यू अपन लिख देंगे, बी की वैल्यू निकाल लेंगे, रोटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा। एनर्जी ऑफ थर्ड रोटेशनल लेवल निकाल के देखना, आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, क्या है ये थर्ड रोटेशनल लेवल की एनर्जी, अपने पास बी आ गया, डी आ गया, ठीक है। थर्ड रोटेशनल लेवल की एनर्जी क्या होती है, डेल्टा इज इक्वल टू 6b माइनस 108d, बी की वैल्यू यहां से अपन निकाल लेंगे, डी की वैल्यू अपन यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, कर लेना कितनी आनी चाहिए, अरे भैया ये दे रखी, ठीक है, परेशान मत हो, थर्ड लाइन की एनर्जी दे रखी है अपने को पहले से ही, ठीक है। तो ये बात है अपनी नॉन रिजिड रोटेटर के लिए। अब देखिए एक यहाँ पे जो मैं ये जो रोटेशनल लाइन है इनकी इंटेंसिटी की बात करते हैं, कि जो इंटेंसिटी आप डाल लीजिए, यहाँ पे एक जो न्यूमेरिकल्स आएगा वो मैं आपको समझा देता हूँ।
इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल लाइन। तो ये किस बात पे डिपेंड करती है? देखिए इंटेंसिटी की जब भी बात आती है तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है, बोल्ट्जमान फैक्टर पे डिपेंड करती है, डीजनरेसी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और पॉपुलेशन किस बात पे डिपेंड करती है? बोल्ट्जमान फैक्टर पे डिपेंड करती है, डीजनरेसी पे भी डिपेंड करती है। तो पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। मैं आपसे एक ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ और जो पूछा जाएगा केवल वहीं पे आपको ले जा रहा हूँ। ये अपनी क्या इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल बोल दूं, ठीक है। हाँ जी, ये पॉपुलेशन या जे वैल्यू मान लीजिए, ठीक है, पॉपुलेशन। तो देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी है इस तरह से, मैक्सिमम इंटेंसिटी अपनी कहाँ पे आएगी? जहां पे मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन भी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो इसमें यहाँ पे इस पॉइंट को बोल दूंगा मैं जेमैक्स, और ये जेमैक्स अपने को पूछा जाता है, और जिसका फॉर्मूला क्या है? जेमैक्स इज इक्वल टू के टी 2BHC माइनस हाफ। ये फॉर्मूला यूज करना, आंसर अपना हो जाएगा। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट अपन मानते हैं, एच प्लैंक कांस्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, बी अपने को गिवन डाटा होगा, नहीं गिवन होगा तो अपन निकाल सकते हैं रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। चलिए, तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी थी यहाँ पे, जो इंटेंसिटी रोटेशनल लाइन की इस बात पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन मतलब बोल्ट्जमान फैक्टर पे, ठीक है। बिल्कुल थ्योरेटिकल सी बात है, ये अपने को ध्यान रखना है। कई बार अपने को पूछ लिया जाता है जो जेमैक्स होता है, जेमैक्स मतलब जो रिलेटिव इंटेंसिटी की बात करते हैं, अपन इंटेंसिटी की बात करते हैं, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है किस पॉइंट पे आता है, उसको अपन बोलते हैं जेमैक्स। और वो अपने को कभी कभार अपने को कैलकुलेट करवा लिया जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बड़े अच्छे से। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। तो देखिए ये अपना रोटेशनल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपने दो चीज क्लियर की है, इनको आप अच्छे से देखना। अब मैं बात करूंगा आगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, देन इसके बाद में रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की अपन बात करेंगे। तो आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।